भारतीय राजनीति का एक ऐसा पन्ना जो दशकों से अधूरा है। एक तरफ महिलाओं को उनका हक देने का ऐतिहासिक वादा और दूसरी तरफ देश के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ी एक ऐसी पहेली जिसने सबको उलझा रखा है। क्या आप जानते हैं कि कानून पास हो जाने के बाद भी महिलाओं को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। संसद में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ऐतिहासिक विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट तो पास हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे लागू होने में 1 दशक या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है? जी हाँ, 1 दशक। आखिर वो कौन सी दीवार है जो इस ऐतिहासिक कानून के रास्ते में खड़ी है? चलिए आज इसी दीवार को, इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 298, ये इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हुआ ये कि हाल ही में 2026 में महिला आरक्षण को जल्दी से लागू करने के लिए एक बिल लाया गया। इसे पास करने के लिए चाहिए थे 352 वोट्स, यानी एक स्पेशल मेजॉरिटी। अब एग्जाम के नजरिए से समझिए, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है सदन के टोटल मेंबर्स का बहुमत और उस दिन मौजूद और वोटिंग करने वाले मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी। ये किसी भी बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए जरूरी होता है, लेकिन वोट मिले सिर्फ 298 और बस यहीं से ये पूरी बहस और भी ज्यादा गर्मा गई। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं उस ऐतिहासिक कानून की जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। एक ऐसा वादा जिसकी डिलीवरी में सालों की देरी हो रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी 106वां संविधान संशोधन एक्ट। ये कानून लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसी कानून के टेक्स्ट में एक ऐसा पेच है, एक ऐसी शर्त है जो उसके तुरंत लागू होने पर एक बड़ा सा ताला लगा देती है। तो आखिर वो रुकावटें हैं क्या? असल में ये 3 आपस में जुड़ी हुई कड़ियां नहीं, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने महिला आरक्षण को सालों के लिए फंसा दिया है। चलिए इस चक्रव्यूह के तीनों द्वारों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला द्वार है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे इलेक्टोरल मैप को फिर से ड्रॉ करने जैसा है। सोचिए, एक लोकसभा सीट पर 10 लाख वोटर्स हैं और दूसरी पर 20 लाख। क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। डिलिमिटेशन यही पक्का करता है कि हर सीट पर वोटर्स की संख्या लगभग बराबर हो, ताकि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का सिद्धांत बना रहे। हमारे संविधान का आर्टिकल 82 इसी की बात करता है। अब आता है दूसरा द्वार, जनगणना यानी सेंसस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में साफ साफ लिखा है कि 33% रिजर्वेशन तभी लागू होगा जब एक नया डिलिमिटेशन होगा, और ये डिलिमिटेशन तभी हो सकता है जब नई जनगणना के आंकड़े आएंगे। आखिरी सेंसस हुआ था 2011 में और अगला 2026 के बाद ही होने की उम्मीद है, मतलब एक और लंबा इंतजार। तो ये है वो पूरा चक्रव्यूह। स्टेप 1, 2026 के बाद पहली जनगणना होगी। स्टेप 2, उसके डेटा के आधार पर पूरे देश में डिलिमिटेशन होगा, जिसमें कई साल लग सकते हैं। और फिर कहीं जाकर तीसरा और आखिरी स्टेप आएगा, महिला आरक्षण का लागू होना। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये हमें सीधे 2034 या शायद उससे भी आगे ले जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस डिलिमिटेशन को लेकर इतना बवाल क्यों है? क्यों वो 2026 का बिल फेल हो गया? इसका जवाब छिपा है भारत के एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे में, उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच की खींचतान में। यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग पक्ष हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स कहते हैं कि उनका एक सांसद आज लाखों ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए नई जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होना ही चाहिए। वहीं साउदर्न स्टेट्स का तर्क यह है कि उन्होंने दशकों तक मेहनत करके फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज को सक्सेसफुली लागू किया, और अब अगर पॉपुलेशन के आधार पर सीटें फिर से बांटी गई तो ये तो उनकी सफलता की सजा होगी। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं है, ये डेटा देखिए। अगर नया डिलिमिटेशन होता है तो उत्तर प्रदेश जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों की लोकसभा में सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि देश के राजनीतिक फैसले लेने की पावर उत्तर भारत की तरफ और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। साउदर्न स्टेट्स की इस भावना को ये एक लाइन पूरी तरह से बयान करती है। उनका कहना है कि वो देश की जीडीपी और टैक्स में बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम किया जा रहा है। ये तो वही बात हो गई जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन का नारा था, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल की सफलता के लिए एक सजा है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि महिला आरक्षण की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। ये कहानी आज की नहीं, बल्कि दशकों पुरानी है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। इस सफर पर एक नजर डालिए। पहली कोशिश 1996 में हुई, फिर 1998 में, फिर 2008 में। 2008 में तो उम्मीद की एक किरण जगी थी,
जब ये राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने के साथ ही वो उम्मीद भी टूट गई। आखिरकार 2023 में ये कानून बना, लेकिन जैसा हमने देखा 2026 में इसे जल्दी लागू करने की कोशिश भी नाकाम रही। और हमें रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है, ये आंकड़े खुद बोलते हैं। देखिए, जहां पंचायतों में रिजर्वेशन लागू है, वहां महिलाओं की भागीदारी लगभग 46% है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यों की विधानसभाओं में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 9% और लोकसभा में 15.2% रह जाता है। ये जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाता है कि जहां आरक्षण है, वहां महिलाओं को मौका मिला है। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है जो सभी की चिंताओं को दूर कर सके और इस गतिरोध को तोड़ सके? कई सॉल्यूशंस पर चर्चा हो रही है। एक रास्ता है कि इंटर स्टेट काउंसिल्स के जरिए सभी राज्यों के बीच एक राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए। दूसरा रास्ता है एक हाइब्रिड मॉडल, जिसमें सीटें सिर्फ पॉपुलेशन पर नहीं बल्कि राज्य के जीएसडीपी और एरिया जैसे फैक्टर्स पर भी तय हों। एक और सुझाव राज्यसभा को और ज्यादा पावरफुल बनाने का है, जहां हर राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। और शायद सबसे सीधा समाधान ये है कि महिला आरक्षण को इस जटिल डिलिमिटेशन प्रक्रिया से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। तो अंत में हम इसी दोराहे पर आकर खड़े हैं। एक तरफ लोकतंत्र का सिद्धांत है जो हर वोट को बराबर वैल्यू देता है, और दूसरी तरफ संघवाद का ढांचा जो हर राज्य के अधिकारों की रक्षा करता है। क्या भारत अपने प्रतिनिधित्व के वादे को पूरा करने के लिए इन दोनों के बीच एक संतुलन खोज पाएगा? इस सवाल का जवाब न सिर्फ महिला आरक्षण का, बल्कि भारत के पूरे लोकतांत्रिक भविष्य का फैसला करेगा। आपको क्या लगता है?